हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यू। मैं बबीता सिंह और जिस बुक को हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें आप सीखेंगे सोशल स्किल, एक ऐसी कला, एक ऐसा आर्ट जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। इस बुक को लिखा है मिस्टर डेल कार्नेगी ने और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज और इंसिडेंट शेयर करूंगी जो मिस्टर डेल ने अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी से। आज की जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल ने एक स्टूडेंट के बारे में बताया है जिन्होंने मिस्टर डेल का कोर्स ज्वाइन किया था। उनका नाम था मिस्टर पैट्रिक जे ओ हायर, जो एक ट्रक सेलिंग का बिजनेस करते थे। उनको छोटी छोटी बातों पर लोगों को ताना मारना बहुत पसंद था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनका बिजनेस कुछ अच्छी तरक्की नहीं कर रहा था, ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। उनको अपने बिजनेस में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसी वजह से मिस्टर पैट्रिक ने मिस्टर डेल का कोर्स ज्वाइन किया था। जब मिस्टर डेल ने मिस्टर पैट्रिक से कुछ क्वेरीज की, कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उन्हें पता चला कि जो मिस्टर पैट्रिक हैं वो उन्हीं लोगों से लगातार घृणा कर रहे थे जिनके साथ वो बिजनेस करना चाहते थे। एक्चुअली होता क्या था कि जब भी कोई भावी खरीदार मिस्टर पैट्रिक के पास आता था ट्रक खरीदने के लिए, तो वो अगर कोई भी कमी बताता था उनके ट्रक में, कोई भी नुक्स निकालता था, तो मिस्टर पैट्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाते थे और वो अपने होने वाले कस्टमर के साथ ही झगड़ने लगते थे, आर्ग्यूमेंट करने लगते थे कि नहीं, ये तुम सही नहीं बोल रहे हो, ऐसा तो है नहीं, हमारे ट्रक बहुत अच्छे हैं। इस तरह से उनकी अक्सर अपने ग्राहकों से बहस हो जाती थी। आर्ग्यूमेंट तो वो जीत जाते थे लेकिन कस्टमर को नहीं जीत पाते थे। उनका बिजनेस लगातार सरवाइव कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि वो अपने भावी कस्टमरों के पास से बिना कुछ कहे अपने वापस आ जाएं। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत अपने कस्टमरों को बोलकर ही आते थे। आर्ग्यूमेंट तो जीत लेते थे लेकिन उनका फेथ, ट्रस्ट, विश्वास कभी नहीं जीत पाते थे। यहाँ पर मिस्टर डेल की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो पैट्रिक को ये सिखाएं कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे लोगों से व्यवहार करें, बल्कि उनकी इमीडिएट प्रॉब्लम ये थी कि कैसे वो मिस्टर पैट्रिक का माइंड को रिफ्रेम करें कि वो अपने कस्टमरों के साथ आर्ग्यूमेंट में ना फंसें, उनको अवॉइड करें। वो अगर उनके जो भावी कस्टमर है वो उनको कुछ कह दें तो वो शांत रहे बिना कुछ रिएक्ट किए। ये उनके लिए बहुत ही टफ काम था। अब आपको ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि यही मिस्टर पैट्रिक आगे चल के वाइट ट्रक कंपनी के स्टार सेल्समैन बने। और उन्होंने ये कैसे किया? एक्चुअली जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मिस्टर डेल के मार्गदर्शन से जब भी वो अपने किसी भी भावी कस्टमर के पास जाते थे, भावी प्रोस्पेक्ट के पास जाते थे, तो अगर उनका कस्टमर ये कहता था कि नहीं, वाइट ट्रक मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वाइट ट्रक, मैं उस कंपनी से जाकर ले लूँगा, उनके ट्रक ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझको ये रेट दे रहे हैं ट्रक की, उनके ट्रक इतने सालों से चल रहे हैं, इतनी पुरानी कंपनी है। जब मिस्टर पैट्रिक ये सुनते थे तो वो इस तरह से रिप्लाई करते थे कि हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, फलाना फलाना कंपनी के ट्रक वाकई ही काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी रेट पर मिल रहे हैं, और जो लोग उन्हें बेच रहे हैं, जो कंपनी के थ्रू आप उन्हें खरीद रहे हैं, सच्ची में वो बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी है और उनके ट्रक वाकई काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप उनसे ट्रक खरीदते हैं तो सचमुच आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। और जब उनका भावी कस्टमर ये बात सुनता था तो उनके पास आर्ग्यूमेंट का कोई रास्ता ही नहीं बचता था, कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, तो वो शांत हो जाते थे, वो स्पीचलेस हो जाते थे। क्योंकि सोचो, अगर मिस्टर पैट्रिक ये बोलेंगे कि नहीं, वो कंपनी बेकार है, हमारे ट्रक ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, हमारे कलर ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके कस्टमरों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी बात सही प्रूफ करने के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट करें। लेकिन मिस्टर पैट्रिक उनकी बात से ही अग्री हो जाते थे और कहते नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। तो जब
ये कंडीशन आ जाती है कि दोनों अग्री हैं एक ही बात पर, तो सामने वाला पर्सन उस मूड में आ जाता है कि वो सामने वाले पर्सन की बात सुने। इस कंडीशन में मिस्टर जो पैट्रिक थे वो अपनी कंपनी के जो अच्छे फीचर थे, उनके जो ट्रक की अच्छी स्पेसिफिकेशन थी, फीचर्स थे, वो बताने की कंडीशन में आ पाते थे। लेकिन जब पहले उनके साथ होता था, पहले जब वो कस्टमरों के साथ उलझते थे, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, तो वो उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे कि वो ये बता पाएँ कि उनके ट्रकों में क्या खासियत है, क्योंकि वहाँ तक तो वो पहुँचते ही नहीं थे। लेकिन जब वो अपने कस्टमर के साथ अग्री हो जाते थे, तब वो इस स्टेज पर होते थे, इस कंडीशन में होते थे कि उनका कस्टमर उनकी बात सुने और वो बता पाएँ कि उनके पास क्या खास चीज़ है अपने कस्टमर के लिए। और इस कंडीशन में वो अपनी सेल्स आराम से कर पाते थे, क्योंकि अगर उनको कोई भी स्पेसिफिकेशन पसंद आती थी, उनके ट्रकों की चीज़ें जो फीचर्स हैं वो लगते थे कि हाँ यार ये फीचर तो इस ट्रक के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं उस ट्रक से, तो चलो मैं खरीद लेता हूँ, कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। इस तरह से मिस्टर पैट्रिक ने सीखा, समझा कि अगर हम आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर दें, अपने कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें और वो जो भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उनके साथ अग्री हो जाएं, तो हम इस कंडीशन में आ पाते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने। और अगर हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो सामने वाला इस कंडीशन में होता है कि वो हम जो बताना चाहते हैं, जो स्पेसिफिकेशन फीचर हम अपने प्रोडक्ट में, सर्विस में बताना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों को सुने, समझे और फिर फैसला दे कि उन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है या नहीं करना। और इस तरह से मिस्टर पैट्रिक ने अपने बिजनेस को ग्रो किया, सक्सेसफुल बनाया और वो अपनी वाइट ट्रक कंपनी के सुपरस्टार बने। और अगर आप भी अपने बिजनेस में, अपने करियर में ये फिलॉसफी अपनाते हैं कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें, तो आप भी अपने कस्टमरों का दिल जीत सकते हैं और उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं आसानी से और अपने बिजनेस को मैनिफोल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टोरी की, जिसमें मिस्टर पैट्रिक एस पार्सन जो एक टैक्स कंसल्टेंट थे, उनको थोड़े डिस्प्यूट थे टैक्स को लेकर। करीब $9,000 का टैक्स डिस्प्यूट था। उनकी पिछले 1 घंटे से बात हो रही थी गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर से। मिस्टर पार्सन क्लेम कर रहे थे कि जो अमाउंट दांव पे लगा है, जो अमाउंट पे टैक्स लगाया जा रहा है, वो एक्चुअली में बैड डेब्ट है जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इंस्पेक्टर थे वो काफ़ी खड़ूस था, वो इस कंडीशन में था ही नहीं कि वो मिस्टर पैट्रिक की बात सुने। वो कह रहे थे बैड डेब्ट हो ही नहीं सकता, इस पे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स कैलकुलेट किया ही जाएगा, मैं इसे बैड डेब्ट नहीं मानता। इस तरह उस गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर ने मिस्टर पैट्रिक को फटकार लगाई और कहा कि इस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं इसको बिल्कुल भी रिबेट नहीं करूंगा। अब मिस्टर पैट्रिक अच्छी तरह जानते थे कि ये काफ़ी खड़ूस इंस्पेक्टर है, अगर मैं इससे आर्ग्यूमेंट करूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कानून नियम बता ही देंगे। मिस्टर पैट्रिक ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हाँ सर, आपका ये रोज़ का काम है, टैक्स लेना आपका काम है, आप डेली किसी ना किसी के यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, आप सारी फाइलें जांच करते हैं, आप सालों से इस काम को कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा गुना है, आपकी जानकारी मुझसे बहुत ज़्यादा गुना है, इसलिए मैं जानता हूँ तो आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी गवर्नमेंट को या जो काम आपको मिला है उसके थ्रू, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर मैटर को, हर कंडीशन को, हर अमाउंट को पूरे ध्यान से देखें, समझें, ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से उस पर टैक्स लगाएं। तो आप किसी भी आइटम को ऐसे ही नहीं जाने देते। और फिर मिस्टर पैट्रिक ने कहा कि सर, मैंने भी टैक्सेशन की पढ़ाई की है, मैंने भी उसकी स्टडी की है, लेकिन मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मेरा तजुर्बा है, वो सब किताबों से लिया गया है। लेकिन आपको तो डेली एक्सपीरियंस होते हैं, कितने सारे फ्रॉड होते हैं दुनिया में, जिनका आपको पता लगाना होता है, आपको समझना होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें, फाइल वगैरह मेंटेन करनी होती हैं और आपको टैक्स रिकवर करना होता है। तो आपकी नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। इस तरह से जब मिस्टर पैट्रिक ने उस इंस्पेक्टर के साथ बात की, तब वो धीरे धीरे फ्रेंडली नेचर में मिस्टर पैट्रिक के साथ बात करने लगा। उन्होंने बहुत सारे फ्रॉडों की बात की कि वहाँ पर ऐसा फ्रॉड हुआ था,
वहाँ पर ये इतना पैसा छुपाया गया, वहाँ पर ऐसे पैसे छुपाए गए, वहाँ पर ये क्लेम था, वो क्लेम था, इस तरह से कई सारी बातें की। और मिस्टर पैट्रिक उन इंस्पेक्टर की बात को आराम से सुन रहे थे, उनमें बातें कर रहे थे। तो फिर धीरे 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 दोस्त समझने लगे, उसकी बातों को फॉलो करने लगे कि हाँ, सामने वाला बंदा एक जेन्युइन बंदा है। इस तरह से वो उनकी बात सुनते रहे और उन्होंने ज़्यादा उनको प्रेशराइज किया ही नहीं उस इंस्पेक्टर को कि आप मेरे इस क्लेम को, इस डिस्प्यूट को हटा दो या इसको रिवेट कर दूँ। वो जब शाम को गए तो उन्होंने क्या कि ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम को देखूंगा, देख के फिर बताऊंगा। वो अपने ऑफिस गए और कुछ दिनों के बाद उस इंस्पेक्टर का रिप्लाई आया कि वो जो क्लेम कर रहे थे कि ये डिस्प्यूट है, इसको क्लेम नहीं करना चाहिए, तो उनको उस क्लेम का एक्सेप्ट कर लिया और उनके जो $9,000 का आइटम था उसको रिबेट कर दिया गया। और ये सब पॉसिबल इसी वजह से हुआ कि उन्होंने, मिस्टर पैट्रिक ने उन इंस्पेक्टर के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं की, बल्कि उनके साथ वो अग्री हो गए और उनके साथ फ्रेंडली बात करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने उन इंस्पेक्टर का दिल जीत लिया, उनको प्रभावित कर दिया और इस प्रभाव की वजह से उनको $9,000 का रिबेट मिल गया। और ये हुआ क्यों? एक्चुअली जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उनके अंदर एक भावना थी कि उनको सुपीरियर समझा जाए, क्योंकि वो एक नॉलेजेबल पर्सन थे, वो सालों से टैक्स में काम कर रहे थे। अगर वो मिस्टर पैट्रिक उनके साथ बहस करते, आर्ग्यूमेंट करते, तो ये उनकी रैपो को, उनकी जो प्राउड है उस पर आघात डालता कि वो मेरी नॉलेज को, मेरी रिस्पेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर पैट्रिक ने उनसे बहस नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट को चैलेंज नहीं किया। तो जो इंस्पेक्टर थे वो भी, उनका जो प्राउड था, जो सम्मान था, जो गुरूर था, वो बचा रहा। सुकून मिला कि हाँ, मेरा गुरूर है, मेरी बात स्वीकार कर ली, मुझको एक नॉलेजेबल पर्सन सामने वाले ने माना। और इसी चीज़ ने उनके माइंड में ये बात डाली कि हाँ, सामने वाला बंदा एक अच्छा बंदा है, जेन्युइन बंदा है, वो मुझको किसी काबिल समझता है, मेरी नॉलेज को वैल्यू देता है। और हर इंसान के अंदर यही भावना होती है, सामने वाला उसकी वैल्यू करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो इसी चीज ने काम किया और उनको रिबेट मिला। बुद्धा ने भी कहा है कि कभी भी नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को प्यार से ही हराया जा सकता है। और अगर पॉलिटिक्स में आप देखें तो पॉलिटिक्स में भी लोगों के दिलों को जीतने के लिए डिप्लोमेसी का यूज़ करते हैं, डिप्लोमेटिक बात करते हैं, ताकि वो लोगों का दिल जीत सकें। और डिप्लोमेसी हर किसी को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक कला है, ये आर्ट है। लोग कहते हैं कि हम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन नहीं, डिप्लोमेसी भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक आर्ट है, जिससे हम सामने वाले की प्राइड को, जो प्राइड होती है सामने वाले के अंदर, उसको बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात को उस तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना कि सामने वाला भी बुरा ना माने और हमारी भी बात समझी जाए, वो चीज़ डिप्लोमेसी के थ्रू आ जाती है। तो आपको, मुझे और औरों को ये डिप्लोमेसी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और ये एक आर्ट है। कहते हैं ना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, किसी का दिल जीतना एक आर्ट है। और ये आर्ट जिसने सीख लिया वो दुनिया जीत सकता है। तो आप भी ये आर्ट सीखो और दुनिया जीतो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अब हम कल बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।